हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर गुप्ता एंड वेलकम बैक टू परचम। लास्ट क्लास में हमने मॉनेटरी पॉलिसी पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस किए थे एंड आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। बिफोर दैट लेट मी रिमाइंड यू कि अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो यू ऑल आर वेलकम टू परचम ऐप. Percham app have brought for you a comprehensive general awareness course. In it, you will get static GK, polity, history, geography, economics as well as science. So अगर आप interested हैं तो इस कोर्स को आप चेक कर सकते हैं परचम ऐप पे। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन एंड सबसे पहले देखेंगे अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन जिसका आंसर ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही दिया है। सो क्वेश्चन क्या था? व्हाट डू वी कॉल द रेट ऑफ विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स, यानी हम उस दर को क्या कहते हैं जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। चार ऑप्शन थे आपके पास, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रेपो रेट। एक इजी सा क्वेश्चन था एंड बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, ठीक है ना। हालांकि हमने रेपो रेट को बहुत ही डिटेल में अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, बट एक बार और रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि रेपो रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट एक तरह का क्वांटिटेटिव टूल है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मॉनेटरी पॉलिसी के दो तरीके के टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल एंड क्वालिटेटिव टूल। सो रेपो रेट क्या है? एक तरीके का क्वांटिटेटिव टूल। एंड रेपो रेट होता क्या है? It is the interest rate at which the RBI provides short-term loans to commercial banks or financial institutions in India against government securities. यानी जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन दे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले, उस इंटरेस्ट रेट को आप बोलोगे रेपो रेट। एंड ये जो रेपो रेट होता है वो बेस्ड होता है रीपर्चेस एग्रीमेंट पे, यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रख रही है आरबीआई के पास, उन्हें वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई से वापस खरीदनी पड़ती है एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। आ रहा है आपको समझ? ठीक है, अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रेपो रेट इज ऑल्सो नोन एज, यानी रेपो रेट को इस रूप में भी जाना जाता है। रेपो रेट का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट, बी इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट, सी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, डी आरबीआई इंटरेस्ट रेट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? The correct answer is option C, benchmark interest rate. So रेपो रेट को बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट भी कहा जाता है, ठीक है। रेपो रेट डिसाइड कौन करता है? रेपो रेट इज डिसाइडेड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एंड इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से एंड 3 गवर्नमेंट की तरफ से। एंड इस कमिटी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर। रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, साथ ही साथ रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। सो ये चारों टर्म्स आपको याद होने चाहिए। रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी कहते हैं, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं एंड साथ ही साथ रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एंड जब कभी रेपो रेट बढ़ेगा तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर रेपो रेट बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे लोन दे रहा है आरबीआई, तो कमर्शियल बैंक्स भी ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देंगे लोगों को। इससे होगा क्या कि मनी की डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी एंड लिक्विडिटी मार्केट से कम हो जाएगी। आ रही है बात आपको समझ? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सीआरआर आर करेक्ट? सीआरआर के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट यहां करेक्ट है? पहला, ऑल बैंक्स नीड टू कीप सीआरआर। सेकंड, सीआरआर इज काउंटेड ऑन फोर्टनाइटली बेसिस, यानी हर 14 दिन में सीआरआर काउंट किया जाता है। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। हर एक तरह के बैंक को सीआरआर रखना पड़ता है एंड सीआरआर कब काउंट होता है? फोर्टनाइटली बेसिस पे, यानी कि हर 14 दिन में सीआरआर काउंट होता है। एंड अगर कोई बैंक सीआरआर मेंटेन करके नहीं रखती है तो आरबीआई उस पर क्या लगा देता है? पेनल्टी, ठीक है। ये सीआरआर के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है जो हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी, बट एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। सीआरआर एक तरह का क्वांटिटेटिव टूल है। सीआरआर इज मैंडेटेड अंडर आरबीआई एक्ट 1934। जितने भी बैंक हैं इंडिया में उनको सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है एंड सीआरआर काउंट होता है फोर्टनाइटली बेसिस पे। अगर बैंक्स मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो आरबीआई को पेनल्टी देना पड़ेगा, आरबीआई पेनल्टी लगा देगी, ठीक है। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। क्वेश्चन नंबर 3,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवर्स रेपो रेट आर करेक्ट? पहला स्टेटमेंट है इट इज ऑलवेज मोर देन रेपो रेट, यानी रिवर्स रेपो रेट हमेशा ही रेपो रेट से ज्यादा होगा। सेकंड, इट इज इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई बोरोस मनी फ्रॉम बैंक्स फॉर द शॉर्ट टर्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है शॉर्ट टर्म के लिए। सो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट रिवर्स रेपो रेट के रिगार्ड में सही है? ऑप्शन ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओनली टू। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रिवर्स रेपो रेट हमेशा ही रेपो रेट से कम होगा, एंड अगर रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के साथ गेम खेलने लगेंगी। वो क्या करेंगी? आरबीआई से ही लोन लेकर आरबीआई को ही लोन दे देंगी एंड प्रॉफिट कमा लेंगी। इस कारण रिवर्स रेपो रेट हमेशा ही रेपो रेट से कम होता है। ठीक है, एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ये एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी ओनली टू वुड बी आवर करेक्ट आंसर। यहाँ रिवर्स रेपो रेट के बारे में वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो हमने पहले ही डिस्कस कर ली है, सो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ रेपो रेट इंक्रीजेस लिक्विडिटी, अगर हम रेपो रेट को बढ़ाएंगे तो लिक्विडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अभी अभी पढ़ा था हमने, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए इंक्रीज होगी, बी डिक्रीज होगी, सी रिमेन्स अनचेंज्ड यानी कि चेंज नहीं होगी, एंड डी इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है। तो होगा क्या? अगर हम रेपो रेट बढ़ाएंगे तो लिक्विडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि अगर हम रेपो रेट बढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई अब ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रहा है, यानी कि कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा आरबीआई को। तो होगा क्या कि कमर्शियल बैंक भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाएगी लोगों के ऊपर जो लोग लोन लेंगे। सो इससे होगा क्या कि लोग अब लोन कम लेंगे एंड जो इकोनॉमी में लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी। आ रही है बात आपको समझ? जैसे कि रिसेंटली आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया था, 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया था, क्योंकि इन्फ्लेशन को उसे टैकल करना है। मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो गई है और उसके कारण इन्फ्लेशन हो रहा है, तो उस इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए आरबीआई ने हाल ही में जो रेपो रेट है हमारा उसको 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी डिक्रीज हो जाए एंड देयरफॉर इन्फ्लेशन कम हो जाए। आ रहा है आपको बात समझ? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सीआरआर? सीआरआर होता क्या है? पहला स्टेटमेंट है इट इज अ परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट्स दैट दे कीप विद द आरबीआई एज गोल्ड डिपॉजिट्स ओनली, यानी कि बैंकों का डिपॉजिट्स का ऐसा परसेंट जो बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है गोल्ड के फॉर्म में। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ डिपॉजिट मेड बाय बैंक्स विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व और बैलेंसेस, ये एक ऐसा डिपॉजिट होता है जो बैंक्स आरबीआई के पास रखते हैं, ऐसा रिजर्व और ऐसा बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ कैश। सो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है? ऑप्शन ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? इजी सा क्वेश्चन है ये। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओनली टू। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीआरआर जो होता है उसको गोल्ड के फॉर्म में नहीं स्टोर किया जाता। सीआरआर का फुल फॉर्म ही क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। सो एक ऐसा रिजर्व जो कैश के फॉर्म में मेंटेन किया जा रहा है। सो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है एंड दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी ओनली टू। ये कैश रिजर्व रेशियो के बारे में वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो हमने डिस्कस कर ली, जैसे कि इट इज अ परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स दैट इट नीड टू मेंटेन एज लिक्विड कैश, एंड जो कैश रिजर्व रेशियो होता है वो आरबीआई के पास मेंटेन करके रखना होता है, एंड इन कैश रिजर्व्स पर बैंक्स कोई भी इंटरेस्ट रेट या फिर कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं करते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द सिस्टम ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम मार्केट बाय सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड, यानी केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार से खरीदने या बेचने की प्रणाली को हम क्या कहते हैं? कभी कभी होता है ना कि सेंट्रल बैंक यानी हमारी आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचने और खरीदने लगती है, तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सी रिवर्स रेपो रेट, डी राशनिंग ऑफ क्रेडिट। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी जब कभी सेंट्रल बैंक मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचने व खरीदने लगे
ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में अगर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट से खरीद रही है तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर हम कोई चीज खरीदना चाहते हैं, सेंट्रल बैंक कोई चीज खरीदना चाहती है मार्केट से, तो खरीदने के लिए वो पैसा देगी और वो पैसा कहां चला जाएगा, मार्केट पे। समझ आ रही है बात की नहीं? एंड बट अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है तब क्या होगा, मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी, क्योंकि जब लोग उसको खरीदेंगे तो वो पैसा मार्केट से कहां चला जाएगा, आरबीआई के पास, एंड वहां लॉक हो जाएगा। आ रही है बात आपको समझ? एंड जब कभी आरबीआई एक साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच भी रहा है, साथ ही साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद भी रहा है, ऐसे स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशंस को हम कहते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। एंड आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट का यूज किया था कोविड के टाइम। अब ऑपरेशन ट्विस्ट की क्या टेक्निकलिटीज हैं, इसमें होता क्या है, वो आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि ऑपरेशन ट्विस्ट में साइमल्टेनियस परचेज होता है, साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बाय द आरबीआई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, which among the following is not a quantitative instrument of monetary policy, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का मात्रात्मक साधन नहीं है। तो हमने पढ़ा है ना कि मॉनेटरी पॉलिसी के दो तरीके की टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल। अब आपको ये बताना है कि इन चारों में से क्या एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट या फिर एक क्वांटिटेटिव टूल नहीं है। ऑप्शन ए कैश रिजर्व रेशियो, बी रेपो रेट, सी डायरेक्ट एक्शन, डी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। So what's the correct answer? The correct answer is option C, direct action. So direct action एक तरह का क्वालिटेटिव टूल है एंड बाकी तीनों एक तरह के क्वांटिटेटिव टूल है। सो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलो एक बार क्वांटिटेटिव टूल एंड क्वालिटेटिव टूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वांटिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल्स को जनरल या फिर इनडायरेक्ट टूल्स भी कहा जाता है। एंड क्वांटिटेटिव टूल्स ऐसे टूल्स होते हैं जो कि ओवरऑल सप्लाई जो है मनी और क्रेडिट की इकोनॉमी में उस पूरी की पूरी सप्लाई को अफेक्ट कर देते हैं। बट अगर हम बात करें क्वालिटेटिव टूल्स की, तो क्वालिटेटिव टूल पूरी की पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई को अफेक्ट नहीं करते, केवल और केवल इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड इस कारण क्वालिटेटिव टूल को डायरेक्ट टूल्स या फिर सिलेक्टिव टूल्स कहा जाता है, क्योंकि इन टूल्स का यूज हम किसी सिलेक्टिव पर्पस के लिए करते हैं, किसी एक पार्टिकुलर सेक्टर के लिए करते हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए नहीं। बट क्वांटिटेटिव टूल्स का हम यूज पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए करते हैं। समझ आ रही है बात आपको? अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एसएलआर आर करेक्ट। एसएलआर के रिगार्ड में दो स्टेटमेंट्स यहां दिए हुए हैं, आपको यहां बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला, एसएलआर इज केप्ट विद आरबीआई, यानी एसएलआर जो बैंक्स मेंटेन करते हैं वो उन्हें आरबीआई के पास रखना पड़ता है। सेकंड, बैंक्स में अर्न प्रॉफिट फ्रॉम एसएलआर, एसएलआर के ऊपर से बैंक प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। सो कौन से स्टेटमेंट्स यहां सही हैं? ऑप्शन ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ओनली टू। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो एसएलआर होता है, जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होती है, वो बैंक्स अपने पास मेंटेन करके रखते हैं, ना कि आरबीआई के पास। आरबीआई के पास वो क्या रखते हैं? सीआरआर, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। बट एसएलआर बैंक्स अपने पास रखते हैं। एंड दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि एसएलआर पे बैंक्स प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जैसे कि एसएलआर वो मेंटेन करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में। तो समझ लो उन्होंने गोल्ड के फॉर्म में एसएलआर मेंटेन रखा। ठीक है, अब गोल्ड की प्राइसेस अगर ऊपर बढ़ती हैं तो बैंक्स प्रॉफिट उनमें कमाएंगे। ठीक है, तो बैंक्स जो है एसएलआर पे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। एसएलआर के रिगार्ड्स में और थोड़े बहुत फैक्ट्स जो आपको क्लियर होने चाहिए, जैसे कि एसएलआर इज मैंडेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड सीआरआर इज मैंडेटेड अंडर आरबीआई एक्ट 1934। सो ये दोनों फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। एसएलआर होता क्या है? इट इज अ परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स दैट इट नीड टू मेंटेन इन लिक्विड एसेट्स such as government securities, treasury bills, cash, gold, etc. SLR is kept with banks only. SLR banks अपने पास मेंटेन रखती हैं एंड SLR में बैंक्स प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं। एंड SLR is counted on fortnightly basis, यानी कि हर 14 दिन में SLR को काउंट किया जाता है। एंड अगर SLR मेंटेन करके नहीं रखा जा रहा तो आरबीआई क्या लगा देगी? पेनल्टी। किसके ऊपर? बैंक्स के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है ना।
एंड जो SLR है, लीगली SLR 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। देखो CRR में कोई लिमिट नहीं होती, CRR कितना भी हो सकता है, बट SLR 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। एंड अगर SLR बढ़ेगा तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक्स के पास जो लोनेबल अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी डैश। ऑप्शन ए इंकरेज कंजम्पशन, बी डिस्करेज कंजम्पशन, सी कंजम्पशन रिमेन्स अनचेंज्ड, डी कंजम्पशन में इंक्रीज और डिक्रीज। सो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के टाइम क्या होगा ये पूछा जा रहा है। क्या कंजम्पशन बढ़ जाएगा, क्या कंजम्पशन कम हो जाएगा, क्या कंजम्पशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कि या फिर कंजम्पशन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, होगा क्या, ये पूछ रहा है आपसे। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इनकरेज कंजम्पशन। क्योंकि एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के टाइम होगा क्या कि जो हमारा आरबीआई है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो इकोनॉमी में लिक्विडिटी को बढ़ाएगा, इकोनॉमी में पैसे को बढ़ाएगा। अब जब मार्केट में ज्यादा पैसा होगा तो लोगों के हाथ में भी ज्यादा पैसा होगा। अब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है तो लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे, एंड इससे होगा क्या कि कंजम्पशन बढ़ेगा। देयरफॉर वी कैन से कि expansionary monetary policy will encourage consumption. So option A, encourage consumption will be our correct answer. Question number 10, interest rate at which RBI lends short-term loans to scheduled commercial banks with their SLR quota GSEC as collaterals are called। यानी कि एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जहां आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है उनके एसएलआर कोटा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले। सो उस इंटरेस्ट रेट को आप क्या बोलोगे। ऑप्शन ए बैंक रेट, बी रेपो रेट, सी एमएसएफ रेट, डी इमरजेंसी रेट। इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एमएसएफ रेट। यानी जब कभी कमर्शियल बैंक्स अपनी एसएलआर कोटा वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यूज करके आरबीआई से बैंक्स लेती हैं इमरजेंसी के टाइम, तो उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं एमएसएफ रेट। ठीक है। लेकिन जब कभी नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यूज करके कमर्शियल बैंक्स जो हैं लोन ले रही हैं आरबीआई से, तब उस इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट। सो ये डिफरेंस है रेपो रेट एंड एमएसएफ रेट में, एंड ये दो डिफरेंस आपको क्लियर होने चाहिए। साथ ही साथ आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है वो हमेशा ही रेपो रेट से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि अगर एमएसएफ रेट रेपो रेट से कम होगा तो बैंक्स क्या करेंगी, वो हमेशा ही अपनी एसएलआर कोटा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यूज करके आरबीआई से लोन ले लेंगी। एंड होगा क्या कि इससे एसएलआर मेंटेन करने का जो सिस्टम है, एसएलआर मेंटेन करने की जो ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल ही नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। सो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। यानी आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए डॉक्टर डी सुब्बा राव, बी डॉक्टर रघुराम राजन, सी डॉक्टर उर्जित आर पटेल, एंड डी श्री शक्तिकांत दास। सो इन चारों में से करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, श्री शक्तिकांता दास। ठीक है। इनसे पहले कौन था आरबीआई का गवर्नर, डॉक्टर उर्जित आर पटेल, एंड उनसे पहले डॉक्टर रघुराम राजन, एंड इन सबसे पहले डॉक्टर डी सुब्बा राव। सो एकदम लाइन से दिया हुआ है गवर्नर आरबीआई के, आप चाहो तो याद कर सकते हो। सबसे पहले आए सुब्बा राव, फिर रघुराम राजन, फिर उर्जित आर पटेल, एंड फिलहाल कौन है, श्री शक्तिकांत दास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, रिवर्स रेपो रेट इज अ टूल यूज्ड बाय आरबीआई टू। देखो आपको पता है ना कि रिवर्स रेपो रेट एक तरह का क्वांटिटेटिव टूल है। अब यहां पूछा जा रहा है कि रिवर्स रेपो रेट वाला जो टूल है उसका यूज आरबीआई क्यों करती है। ऑप्शन ए एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, यानी कि मार्केट से लिक्विडिटी को, पैसे को एब्जॉर्ब करने के लिए, बी इंजेक्ट लिक्विडिटी, यानी मार्केट में पैसा डालने के लिए, सी टू कीप लिक्विडिटी एट वन लेवल, यानी कि लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखने के लिए, या फिर नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। सो क्या है सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एब्जॉर्ब लिक्विडिटी। क्योंकि जब कभी रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई बढ़ा देती है ना, तो होता क्या है कि बैंक्स अपना पैसा कहां। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व, इफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट डैश। यानी कि फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ती है, अगर इकोनॉमी में जो महंगाई है वो बढ़ती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बी कम होगी, सी में इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, डी रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इन्फ्लेशन बढ़ने से, ऐसा फिलिप्स कर्व कहता है। तो फिलिप्स कर्व क्या कहता है वो आपको बताना है।
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डिक्रीजेस। सो फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी क्या होगी, वो कम होगी। ठीक है, इसी कारण जो है हम थोड़े बहुत इन्फ्लेशन को अच्छा मानते हैं। इसी कारण जो हमारा आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या करने की सोचता है, वो सोचता है कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में हमेशा बने रहे, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि थोड़े बहुत इन्फ्लेशन से क्या होगा, बेरोजगारी कम होगी। आ रही है बात आपको समझ? फिर क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के रिगार्ड में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको बताना है। इट कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, यानी इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। सेकंड, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज द चेयरमैन ऑफ इट। सो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है भारत सरकार का, वो चेयरमैन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का। कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नीदर 1 nor 2। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में 6 मेंबर्स होते हैं, 3 होते हैं आरबीआई की तरफ से और 3 होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बट दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का जो चेयरमैन होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है, ना कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 15, विच अमोंग द फॉलोइंग इज द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर ऑफ आरबीआई। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बैंकसीएस, बी ई कुबेर, सी फिनेकल, डी आरपे। सो इन चारों में से क्या एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर है आरबीआई का? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहां इंडिया के सारे बैंक्स अपना अकाउंट खुलवाते हैं आरबीआई के साथ। सो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ई कुबेर। सो ई कुबेर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर है आरबीआई का। ये आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एकदम याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो डू रिमाइंड इट। क्वेश्चन नंबर 16, द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, यानी कि भारत की मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बी इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, बच्चों वाला क्वेश्चन था, इतना कुछ पढ़ लिया मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है इसका मतलब है आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। सो मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में कौन बनाता है? आरबीआई, यानी हमारे देश का सेंट्रल बैंक। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक साधन नहीं है? ऑप्शन ए ओपन मार्केट ऑपरेशन, बी टैक्सेशन, सी पब्लिक बोरोइंग एंड डी पब्लिक एक्सपेंडिचर। जिस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी होती है वैसे ही फिस्कल पॉलिसी भी होती है, एंड फिस्कल पॉलिसी के भी टूल्स होते हैं, फिस्कल पॉलिसी के भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से क्या फिस्कल पॉलिसी का टूल नहीं है, क्या फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्योंकि जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है वो किसका टूल है? वो है मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। और इसमें होता क्या है, इसमें हमारी आरबीआई, हमारी सेंट्रल बैंक क्या करती है, मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है या फिर मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है। क्वेश्चन नंबर 18, when the supply for money increases and the demand for money reduces there will be, यानी जब कभी मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ रही है एंड जो मनी की डिमांड है वो कम हो रही है, तो होगा क्या? ऑप्शन ए अ फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइसेस, यानी कि जो चीजों की प्राइसेस है वो कम हो जाएंगी। बी अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे, या फिर जो डिमांड की लेवल है वो कम हो जाएगी। इन चारों में से होगा क्या? सबसे पहले क्या होगा? सबसे सटीक आंसर क्या है इन चारों ऑप्शंस में से, वो आपको बताना है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि मनी की सप्लाई तो ज्यादा है इकोनॉमी में लेकिन डिमांड कम है, तो बैंक्स क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देंगे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन्स लें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे। आ रही है बात आपको समझ? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, when the Reserve Bank of India announces an increase in the cash reserve ratio, what does it mean? अगर आरबीआई जो है हमारा वो कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन ए कमर्शियल बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लैंड, यानी कि कमर्शियल बैंक्स के पास अब कम पैसा होगा उधार देने के लिए। बी द यूनियन गवर्नमेंट विल हैव लेस मनी टू लैंड, यानी कि अब भारत सरकार के पास कम पैसा होगा लोन देने के लिए। सी द यूनियन गवर्नमेंट विल हैव मोर मनी टू लैंड, डी द कमर्शियल बैंक्स विल हैव मोर मनी टू लैंड।
सो इन चारों में से क्या चीजें होंगी अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाया जाता है आरबीआई द्वारा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कमर्शियल बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लेंड। क्योंकि अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा तो कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा पैसा मेंटेन करके रखना पड़ेगा ऐसा रिजर्व विद आरबीआई, एंड उनके पास जो कैश होगा वो कम हो जाएगा, उनके पास जो लोनेबल अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा, एंड इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लेंड। आ रही है बात समझ? क्वेश्चन नंबर 20, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज टू कीप इन्फ्लेशन बिटवीन डैश। तो जो हमारी देश की मौद्रिक नीति है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन्फ्लेशन को कितने के बीच में रखना है? ऑप्शन ए 2 से 3% के बीच, बी 2 से 6% के बीच, सी 4 से 8% के बीच, डी 1 से 5% के बीच। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2 से 6%। सो हमारे देश की जो मौद्रिक नीति है वो क्या चाहती है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति हमेशा ही 2 से 6% के बीच में बनी रहे, मेंटेन रहे। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 महीनों से ऐसा देखा जा रहा है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 6% के ऊपर चल रहा है, एंड इसी वजह से आरबीआई ने अब रेपो रेट को जाके बढ़ा दिया है, 40 बेसिस पॉइंट जाके बढ़ा दिया है, ताकि जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया है हमारे देश में, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, बॉन्ड यील्ड इज द प्रॉफिट एन इन्वेस्टर अर्न्स ऑन अ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। यानी जो बॉन्ड यील्ड होती है वो प्रॉफिट होता है जो इन्वेस्टर अर्न करता है जब कभी वो किसी बॉन्ड पे इन्वेस्टमेंट करता है। सेकंड, ट्रेजरी बिल्स आर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो जो ट्रेजरी बिल्स होती हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं। कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ सही हैं? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नीदर 1 nor 2। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि जो बॉन्ड यील्ड होती है वो तो प्रॉफिट ही होता है जो इन्वेस्टर अर्न कर रहा है अपने बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट पे। बट दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि जो ट्रेजरी बिल्स है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज नहीं है बल्कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है। ट्रेजरी बिल्स क्या है? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एंड नॉट द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। क्वेश्चन नंबर 23, the banks are required to maintain a certain ratio between their liquid assets and total deposits. This ratio is called, जो बैंक्स होते हैं उनको कुछ परसेंट अपने टोटल डिपॉजिट्स का लिक्विड असेट्स के फॉर्म में मेंटेन करना पड़ता है। उस रेशियो को, उस परसेंटेज को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए सीआरआर, बी एसएलआर, सी सीएआर, डी सीएलआर। इजी सा क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 24, लेंडिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो पहले क्वेश्चन को समझ लो। तो देखो हमारे देश में होता क्या है कि जो बैंक्स होती हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, उनको अपने टोटल लोन्स का कुछ परसेंट प्रायोरिटी सेक्टर्स में डाइवर्ट करना पड़ता है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रायोरिटी सेक्टर्स इन चारों में से कौन नहीं है। ऑप्शन ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बी हाउसिंग फॉर पुअर, सी अलाइड एक्टिविटीज टू एग्रीकल्चर, डी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो इन चारों में से क्या एक प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है अंडर दी पीएसएल नॉर्म्स? पीएसएल नॉर्म्स यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, अब पीएसएल नॉर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं। पीएसएल नॉर्म्स क्या कहते हैं? इट इज अ लेंडिंग टू दोज सेक्टर्स व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and RBI consider as important for the development of the basic needs of the country and are to be given priority over other sectors. PSL norms का मतलब ये है कि हमें ऐसे सेक्टर्स को भी लोन देने चाहिए जो कि हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा वाइटल है, एंड इन सेक्टर्स को बाकी सेक्टर्स के रिगार्ड्स में हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन से हैं, तो उनके नाम देख लेते हैं। तो पहला है व्हीकल सेक्शन जिनको टोटल लोन्स का 12% मिलता है। फिर सेकंड है एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको कुल मिला के 18% मिलता है। फिर है माइक्रो एंटरप्राइजेस जिनको कुल मिला के 7.5% मिलते हैं। एंड देन कुछ मिसलेनियस चीजें हैं जैसे स्टार्टअप्स हो गए, स्टूडेंट लोन्स हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इनको बैंकों का टोटल लोन का 2.5% मिलता है। सो टोटल कितना हुआ? पीएसएल नॉर्म्स के अंदर कोटा कितना होता है? 40% का। यानी कि बैंक अगर 100 रुपए लोन दे रही है तो उस 100 रुपए के लोन का 40 रुपए उनको कम से कम प्रायोरिटी सेक्टर्स में देना पड़ेगा और बाकी 60 रुपए वो जहां चाहे दे दे, चाहे वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को ही दे दे या फिर कहीं और दे दे।
ठीक है, लेकिन 40 रुपए उनको इन प्रायोरिटी सेक्टर्स पे ही डालना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन एंड बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। सो क्वेश्चन क्या है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। सो जो मौद्रिक नीति समिति होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं। ऑप्शन ए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, बी फाइनेंस सेक्रेटरी, सी आरबीआई गवर्नर, डी प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर यानी कि प्रधान आर्थिक सलाहकार। सो इसका करेक्ट आंसर जो भी है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस तरीके से खत्म होती है हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम यानी कि ETS 09 में फिस्कल पॉलिसी पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो डू प्रिपेयर फिस्कल पॉलिसी टॉपिक एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड आई बिलीव आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही हो, सो कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि कैसी लग रही है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।